आज हम गहराई से जानेंगे भारत की प्रमुख नदियों को। तो सवाल ये उठता है कि ये नदियां आखिर हैं क्या? क्या ये सिर्फ नक्शे पर बनी कुछ नीली लकीरें हैं? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये तो हमारी सभ्यताओं का प्रवाह है, हमारी आस्था का जीता जागता केंद्र हैं। और आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का सबसे बड़ा, सबसे अटूट आधार हैं। अब देखिए, भारत की नदियों की ये जो पूरी कहानी है ना, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इन्हें दो बड़े ग्रुप्स में बांटना होगा और यहीं से हमारी आज की ये दिलचस्प पड़ताल शुरू होती है। तो चलिए इस अंतर को समझते हैं। भारत की नदियों को हम कह सकते हैं कि दो टीमों में बांट सकते हैं। एक है हिमालयन रिवर्स की टीम और दूसरी है पेनिनसुला रिवर्स की टीम। और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, हिमालय वाली नदियां, जैसा कि नाम से ही साफ है, ग्लेशियर्स से निकलती हैं। मतलब बर्फ पिघलती है और पानी बहता है, तो इनमें साल भर पानी रहता है। ये पेरिनियल हैं। वही दूसरी तरफ पेनिनसुला नदियां बारिश पर निर्भर हैं, मतलब नॉन पेरिनियल। और सिर्फ यही नहीं, हिमालयी नदियों के बेसिन यानी उनका जो इलाका है वो बहुत बड़ा और उपजाऊ होता है, जबकि पेनिनसुला नदियों का बेसिन थोड़ा छोटा होता है। ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी फर्क है। तो चलिए अब सफर शुरू करते हैं उत्तर की ओर से। चलते हैं हिमालय की बर्फीली चोटियों की तरफ और मिलते हैं उन विशाल नदियों से जिनका जन्म ही बर्फ से हुआ है। ये हैं हमारे हिमालयन टाइटन्स। और जब हम हिमालय की नदियों की बात करते हैं तो जाहिर है सबसे पहला और सबसे पवित्र नाम कौन सा आता है? मां गंगा का। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक एहसास है, एक जीती जागती आस्था है, एक ऐसी पवित्र धारा जिसे करोड़ों भारतीय मां कहकर पुकारते हैं। गंगा का जो सफर है ना, वो किसी महाकाव्य से कम नहीं है। सोचिए, उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से ये अपनी यात्रा शुरू करती है, फिर उत्तर भारत के विशाल मैदानों को सींचती है और आखिर में बंगाल की खाड़ी के विशाल सागर में मिल जाती है। और इस लंबे सफर में ये अकेली नहीं है। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी बड़ी बड़ी नदियां इसमें आकर मिलती हैं और इसे वो विशाल रूप देती हैं जिसे हम सब जानते हैं। अच्छा, अब कुछ जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो आपको याद रखने ही चाहिए। गंगा का सोर्स गंगोत्री ग्लेशियर। इसकी कुल लंबाई है लगभग 2525 किलोमीटर। जरा सोचकर देखिए कितना लंबा सफर है ये। और इसका अंत होता है बंगाल की खाड़ी में। ये तीन मुख्य बिंदु हैं जो इस नदी की विशालता को एकदम साफ कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं गंगा की सबसे प्रमुख और सबसे वफादार साथी की, यमुना नदी की। यमुना का अपना एक अलग ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है और ये खुद भी किसी विशाल नदी से बिल्कुल कम नहीं है। यमुना भी अपनी बड़ी बहन गंगा की ही तरह हिमालय से निकलती है और इसका रास्ता भी बड़ा खास है। ये दिल्ली और आगरा जैसे ऐतिहासिक शहरों के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। सोचिए, इसने कितने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा होगा। रास्ते में चंबल, सिंध, बेतवा और केन जैसी नदियां भी इससे आ मिलती हैं और फिर अंत में प्रयागराज के पवित्र संगम पर यह अपनी बड़ी बहन गंगा से मिल जाती है। तो यमुना के बारे में जरूरी बातें क्या हैं? इसका सोर्स है यमुनोत्री ग्लेशियर। ये लगभग 1376 किलोमीटर का सफर तय करती है और इसका संगम यानी कॉन्फ्लुएंस प्रयागराज में गंगा के साथ होता है, वही जगह जिसे हम सब त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं, जो हमारी आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। हिमालय की हमारी अगली नदी, ये सिर्फ एक नदी नहीं, ये एक इंटरनेशनल जायंट है। मैं बात कर रहा हूं ब्रह्मपुत्र की, और ये सचमुच में एक महाशक्ति है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन देशों से होकर गुजरती है ये। और इसका रूप इतना विशाल और शक्तिशाली है कि ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का नक्शा बदल देती है। इसकी कहानी सच कहूं तो किसी जासूसी नॉवल जैसी है। तिब्बत की शांत वादियों में इसका नाम है यारलुंग संगपो। फिर अचानक ये गहरे संकरे गॉड से होते हुए भारत में एंट्री लेती है, अरुणाचल प्रदेश में, एकदम किसी मिस्टीरियस वॉरियर की तरह। और भारत में आकर दिबांग, लोहित, सुबनसिरी जैसी पावरफुल नदियां इसमें मिल जाती हैं, जो इसे और भी ज्यादा विशाल बना देती हैं। और इसके फैक्ट्स भी उतने ही जबरदस्त हैं। इसका सोर्स है तिब्बत का आंगसी ग्लेशियर। लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर। जी हाँ, गंगा से भी ज्यादा लंबी। और एक सबसे कमाल की बात, ये अपने बहाव से दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, माजुली। सोचिए, एक नदी के बीच में एक पूरी की पूरी दुनिया बसी है। तो हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से अब हम नीचे उतरते हैं और चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। दक्कन के पठार की उन प्राचीन नदियों को देखने जो बारिश पर निर्भर हैं, लेकिन फिर भी प्रायद्वीपीय भारत की असली जीवन रेखा हैं। और यहाँ इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है गोदावरी का। ये इतनी विशाल और इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे प्यार और सम्मान से दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। मतलब जो स्थान उत्तर भारत में गंगा का है, वही पूजनीय स्थान दक्षिण भारत में गोदावरी का है।
गोदावरी का सफर महाराष्ट्र के नासिक से शुरू होता है और फिर ये एक लंबी घुमावदार यात्रा पर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। इस सफर में प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पैनगंगा, वेनगंगा ये सारी सहायक नदियां एक बड़े परिवार की तरह इसमें आकर मिल जाती हैं और इसके बहुत बड़े बेसिन को बनाती हैं। तो गोदावरी के बारे में 3 जरूरी बातें कौन सी हैं? पहली, इसका उद्गम है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में। दूसरी, लंबाई है करीब 1465 किलोमीटर। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे आप दक्षिण की असली रानी कह सकते हैं। हमारी अगली पेनिनसुलर पावर हाउस है कृष्णा नदी। ये वो नदी है जो दक्षिण भारत के कई राज्यों के खेतों की प्यास बुझाती है और लाखों किसानों के जीवन का आधार है। सच तो ये है कि इसके बिना दक्षिण की खेती की कल्पना करना भी मुश्किल है। कृष्णा नदी भी अपने पड़ोसी गोदावरी की ही तरह महाराष्ट्र से ही निकलती है। फिर ये कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उपजाऊ मैदानों से होकर बहती है। इसकी 2 सबसे पावरफुल सहायक नदियां हैं, तुंगभद्रा और भीमा। ये जब इसमें मिलती हैं तो इसकी ताकत 2 गुनी हो जाती है। इनके अलावा घटप्रभा, मालप्रभा और मूसी भी इसकी जरूरी ट्रिब्यूटरीज हैं। कृष्णा नदी के बारे में जानने वाली मुख्य बातें क्या हैं? देखिए, इसका जन्म होता है महाबलेश्वर की खूबसूरत पहाड़ियों में। ये लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ये भी अपना पानी बंगाल की खाड़ी में ही ले जाती है, जहां ये एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है जो चावल की खेती के लिए बहुत मशहूर है। तो हमने इन 5 महान नदियों की अलग अलग कहानियां सुनी, है ना दिलचस्प? अब वक्त है इन सभी को एक साथ एक फ्रेम में देखने का, ताकि पूरी तस्वीर आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये स्लाइड आप कह सकते हैं कि इस पूरे टॉपिक का सार है, एक तरह की चीट शीट। यहाँ एक नज़र में सब कुछ साफ है। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र ये हैं हिमालय की 12मासी यानी पेरेनियल नदियां, और गोदावरी और कृष्णा ये हैं प्रायद्वीप की मौसमी यानी नॉन पेरेनियल धड़कनें। इनकी लंबाई, इनका सोर्स, इनकी प्रकृति, ये सब जो अंतर है, यही तो भारत की शानदार भौगोलिक विविधता को दिखाते हैं। इस एक टेबल को अगर आप समझ गए तो इन 5 नदियों के बीच का मुख्य फर्क कभी नहीं भूलेंगे। तो आज हमने क्या सीखा? यही कि ये नदियां सिर्फ पानी के बहाव नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी सभ्यता की वो धमनियां हैं, वो आर्टरीज हैं जो सदियों से हमारे शहरों में, हमारे खेतों में और हमारी संस्कृति में जिंदगी घोलती आई हैं और उम्मीद है कि आगे भी घोलती रहेंगी। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। कभी सोचिएगा कि अगर आज ये नदियां, जिन्होंने हमारे पूरे इतिहास को अपनी आंखों से बहते हुए देखा है, अगर ये बोल पाती तो हमारे भविष्य के बारे में हमसे क्या कहती? क्या वो हमें कोई चेतावनी देती या फिर कोई उम्मीद? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।